नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन हुआ और मजबूत। नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे किसानों के बीच और पीएम मोदी पर कसा तंज। ट्वीट करके कहा कि राजा इतना भी फकीर मत चुनो कि कोई भी व्यापारी उसे अपनी जेब में रख ले। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन पर किसानों का बड़ा बयान, कहा मन की बात का करेंगे विरोध, रद्द करो कृषि कानून। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कल सड़क पर उतरेंगे राहुल गांधी, विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक करेंगे मार्च और कृषि कानून के खिलाफ किसानों का देंगे समर्थन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी इस कृषि कानून का विरोध करते हैं और देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर सिद्धू का पीएम मोदी पर तंज, ट्वीट कर दी यह नसीहत। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए खेती कानूनों के खिलाफ दिल्ली में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच कांग्रेसी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने इन कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया ट्विटर के जरिए बिना किसी का नाम लिए नसीहत देते लिखा, राजा इतना भी फकीर ना चुनो कि कोई भी व्यापारी उसे अपनी जेब में रख ले। बता दें कि सिद्धू लगातार ट्विटर के जरिए किसानों के समर्थन में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बीमा योजना में हुए बड़े घोटाले की परतें खोलते हुए कहा था कि निजी फसल बीमा कंपनियां सरकारी बीमा सुविधा की जगह लेकर बड़ी किस्तें वसूलने के बावजूद किसानों के साथ बड़ी धक्केशाही कर रही है। यह कंपनियां बड़ी किस्तें वसूलने के बावजूद फसल बर्बाद होने पर नामात्र मुआवजा देकर किसानों को और सरकारी खजाने को सरेआम लूट रही है। किसान अच्छी तरह जानते हैं कि केंद्र सरकार की शह पर कॉरपोरेट घराने खेती क्षेत्र पर कब्जा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान बोले मन की बात का करेंगे विरोध, रद्द करो कृषि कानून। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि वह बुधवार को बैठक कर आगे की रणनीति तय करेगा। 23 दिसंबर को मनाए जाने वाले किसान दिवस के मौके पर किसान नेताओं ने एक बार फिर केंद्र सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की और घरों का चूल्हा न जलाने की भी अपील लोगों से की है। सरकार की ओर से बातचीत का प्रस्ताव भेजे जाने को लेकर किसानों ने कहा कि अगर सरकार कानूनों को रद्द करने को अपने एजेंडे में शामिल करे तो वे किसी तरह की बातचीत का विरोध नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अपनी इस मांग से वे किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर के 400 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हैं। बढ़ते जा रहे किसान, टिकरी सिंगू से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक बड़ी संख्या में इकट्ठा हो चुके किसानों का आंदोलन 28वें दिन भी प्रवेश कर गया। इन जगहों पर चल रहे धरनों में पंजाब, हरियाणा और बाकी राज्यों से आने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली कूच किया है। रेवाड़ी बॉर्डर पर भी किसानों का धरना जारी है। किसान नेता हन्ना मुल्ला ने एएनआई से कहा कि सरकार अपनी बातों को किसानों पर थोप रही है, जबकि वे पहले भी कई बार कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग के बारे में उसे बता चुके हैं। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने टीओआई से कहा, हमने फैसला किया है कि हम हर बिंदु पर अपना जवाब केंद्र सरकार को भेजेंगे। कुछ दिन पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं से कहा था कि वे इस कानून के हर क्लॉज पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने बातचीत के लिए मेज पर आने की अपील की थी। जमहूरी किसान सभा के महासचिव कुलवंत सिंह संधू ने कहा कि 24 दिसंबर को किसान वेबिनार का आयोजन करेंगे, जिसमें सभी 10,000 लोग भाग लेंगे और इसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव प्रसारण होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून, कल सड़क पर उतरेंगे राहुल गांधी, विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक करेंगे मार्च। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल सुबह 10:45 पर विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। इस दौरान राहुल के नेतृत्व में अन्य कांग्रेसी सांसद भी इसमें भाग लेंगे। इसके बाद राहुल और अन्य वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे और उनके हस्तक्षेप के लिए 2 करोड़ हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने इसकी जानकारी दी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 69 पूर्व नौकरशाहों का पीएम मोदी को खुला खत, अर्थव्यवस्था में गिरावट के समय सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को प्राथमिकता क्यों? जी हां दोस्तों, सेंट्रल विस्टा परियोजना पर पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओपन लेटर लिख सवाल खड़े किए हैं। पूर्व नौकरशाहों के एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखकर सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना पर चिंता व्यक्त करते हुए आरोप लगाया है कि शुरुआत से ही गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप के बैनर तले 69वें सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने दावा किया है कि देश का लोक स्वास्थ्य ढांचा निवेश का इंतजार कर रहा
कहा है और सवाल किया कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक प्राथमिकताओं के स्थान पर बेकार और अनावश्यक परियोजना को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है, प्रधानता क्यों दी जा रही है। इस पत्र पर पूर्व IAS अधिकारी जवाहर सरकार, जावेद उस्मानी, NC सक्सेना, अरुणा रॉय, हर्ष मंदर और राहुल खुल्लर तथा पूर्व IPS अधिकारी AS दुल्लत, अमिताभ माथुर और जूलियो रेबरो के दस्तखत हैं। उन्होंने कहा है कि संसद के नए भवन के लिए कोई खास वजह नहीं होने के बावजूद यह बेहद चिंता की बात है कि जब देश में अर्थव्यवस्था गिरावट का सामना कर रही है, जिसने लाखों लोगों की बेदहाली को सामने ला दिया है, सरकार ने धूमधाम से इस पर निवेश करने का विकल्प चुना है। राष्ट्रीय राजधानी में सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत संसद के नए परिसर, केंद्रीय मंत्रालयों के लिए सरकारी इमारतों, उपराष्ट्रपति के लिए नए इनक्लेव, प्रधानमंत्री के कार्यालय और आवास समेत अन्य निर्माण किए जाने हैं। परियोजना का काम कर रहे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने अनुमानित लागत को 11,794 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 13,450 करोड़ रुपए कर दिया है। पत्र में आरोप लगाया गया है, हम अपनी चिंताओं से अवगत कराने के लिए आपको यह पत्र आज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सरकार और इसके प्रमुख के तौर पर आपने केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना के मामले में कानून के शासन का अनादर किया। शुरुआत से ही इस परियोजना में गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया गया, जो शायद ही इससे पहले कभी दिखा हो। पत्र में आरोप लगाया, खासकर चिंता की बात है कि जिस तरीके से योजना के लिए पर्यावरण मंजूरी हासिल की गई, उसमें सेंट्रल विस्टा के हरित स्थानों और विरासत भवनों को महत्वाकांक्षा से प्रेरित लक्ष्यों की उपलब्धि में अनावश्यक अड़चन माना गया है। पूर्व नौकरशाहों ने हैरानी जताते हुए कहा है, प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, विधायिका के नहीं। उस भवन में जिसमें संसद के दोनों सदन होंगे, नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति को इसकी आधारशिला रखनी चाहिए थी। PM मोदी ने 10 दिसंबर को संसद के नए भवन का शिलान्यास किया था। पत्र में पूर्व नौकरशाहों ने मामला अदालत में होने के बावजूद संसद के नए भवन के निर्माण की दिशा में अनुचित तरीके से आगे बढ़ने के आरोप लगाए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों के अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, पवार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को कहा कि किसानों का सम्मान करना सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन अफसोस की बात है कि किसानों को अपने हक के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। पवार ने राष्ट्रीय किसान दिवस पर ट्विटर पर पोस्ट करके किसानों को न्याय मिलने की कामना की। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पवार ने ट्वीट किया, हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किसानों का सम्मान करना सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के किसानों को अपने हक और मांगों के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय किसान दिवस पर किसानों को न्याय मिलने की कामना कर रहा हूं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुपकार समूह ने बनाई 109 सीटों पर बढ़त, जानिए पर की स्थिति। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए जिला विकास परिषद चुनाव के मतों की गणना आज कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 9 बजे शुरू हुई। प्रदेश के सभी 20 जिलों में एक साथ मतगणना शुरू हुई। हर जिले में 14 सीटों की मतगणना जारी है। पहली बार कश्मीर घाटी में कुछ सीटों पर कमल खिलता दिख रहा है। वादी में बीजेपी 2 सीटें जीत चुकी है। इस बीच रुझानों में गुपकार समूह 109 सीटों पर बढ़त बना ली है, जबकि बीजेपी 65 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 23 पर और JKAP 11 सीटों पर आगे है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार 54 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ईदगाह श्रीनगर से PDP के रेहान परवेज को जीत नसीब हुई है, जबकि PDP ने पुलवामा जिले से 7 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 4 सीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 और भाजपा ने 1 सीट जीती है। बता दें कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के रूप में हुए पहले चुनाव के नतीजे दोपहर बाद आने शुरू हो गए हैं। आतंकवाद और कड़ाके की ठंड की चुनौती के बावजूद 8 चरणों में हुए मतदान में रिकॉर्ड 51.42% मतदान कर जम्मू कश्मीर की आवाम केंद्र के फैसले पर पहले ही मुहर लगा चुकी है। अब नतीजों से विकास, रोजगार, अमन और विश्वास बहाली की लोगों उम्मीदें परवान चढ़ेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदर्शनकारी किसानों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को दिखाए काले झंडे, रास्ता भी रोका। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के एक समूह ने मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को उस वक्त काले झंडे दिखाए जब उनका काफिला अंबाला शहर से गुजर रहा था। हरियाणा की बीजेपी शासित सरकार कहती रही है कि केवल कुछ किसान ही कृषि कानूनों के खिलाफ हैं। हालांकि दिल्ली से लगती सीमा पर किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और उसमें पंजाब से आने वाले किसान भी शामिल हैं। किसानों ने आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एस्कॉर्ट कर रहे लंबे काफिले को ब्लॉक करने की कोशिश की। बाद में पुलिस ने किसानों को रास्ता देने के लिए राजी किया।
विजुअल्स में कई किसानों को काले झंडे और डंडे लहराते देखा जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि बड़ी संख्या में रास्ता रोके किसानों को देखकर मुख्यमंत्री के काफिले को काफी कम करनी पड़ी। खट्टर अंबाला में आगामी निकाय चुनावों में महापौर और पार्षद के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करने आए थे। 1 दिसंबर को अंबाला के ही एक गांव में किसानों के एक समूह ने केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया को काले झंडे दिखाए थे। कटारिया अंबाला से ही सांसद भी हैं। किसान और सरकार बातचीत में गतिरोध नहीं तोड़ पाए हैं। केंद्र का कहना है कि वह कानूनों में संशोधन करने के लिए तैयार है और यहां तक कि कानून के हर हिस्से पर चर्चा करने के लिए भी। हालांकि किसानों का कहना है कि वो चाहते हैं कि कानूनों को पूरी तरह वापस लिया जाए। सितंबर में पारित हुए तीनों कृषि कानूनों को केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में हुआ बहुत बड़ा सुधार बता रही है, जो कि बिचौलियों को खत्म कर देगा और किसान अपनी फसल देश के किसी भी हिस्से में बेच पाएंगे। हालांकि किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करने का मार्ग प्रशस्त होगा और मंडी व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी और वो बड़ी कंपनियों के रहमो करम पर हो जाएंगे। किसान अब हरियाणा और दिल्ली की सीमा पर डटे हैं। उनके और केंद्र सरकार के बीच वार्ता का इंतजार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों के खिलाफ यूपी में कल कांग्रेस का प्रदर्शन। बीजेपी सांसदों और विधायकों के घर दफ्तर पर बजाएंगे ताली थाली। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस बुधवार को पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। इस दौरान बीजेपी सांसद और विधायकों के आवास पर ताली और थाली बजाई जाएगी। गौरतलब है कि किसान संगठन कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। कुछ किसान की आंदोलन के दौरान मौत भी हुई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया संयोजक लल्लन कुमार ने कहा, कितना सब होने के बाद भी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की मांगों को लगातार अनदेखा कर रही है। ऐसे में 23 दिसंबर को बुधवार के दिन किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर यूपी कांग्रेस कमेटी द्वारा किसान संगठनों के समर्थन में केंद्र सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश के सभी बीजेपी के सांसदों और विधायकों के आवासों, कार्यालयों का घेराव किया जाएगा और किसान विरोधी तीनों काले कानून कृषि को वापस लिए जाने की मांग करते हुए बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के आवास, कार्यालयों पर ताली थाली बजाकर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर बुधवार को कांग्रेस के जिला और शहर कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों के नेतृत्व में स्थानीय कांग्रेस जनों द्वारा क्षेत्रीय सांसदों, विधायकों के आवास, कार्यालयों पर जाकर ताली थाली बजाकर प्रदर्शन किया जाएगा। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लिए जाने तक कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बहस करने नहीं पहुंचे यूपी के मंत्री तो स्कूलों का निरीक्षण करने निकल गए सिसोदिया, पुलिस ने रोका। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर राजधानी लखनऊ पहुंचे। इस दौरान यूपी की शिक्षा व्यवस्था के साथ अन्य कार्य पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के बहस करने दिन में पहुंचे मनीष सिसोदिया को गांधी भवन में इंतजार करना पड़ा। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ के बहस में शामिल न होने के बाद सिसोदिया वहां से लखनऊ में प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए निकले। यहाँ इनके काफिले को रोका गया। संजय गांधी पीजीआई से पहले पुलिस ने जब उनका काफिला रोका तो मनीष सिसोदिया ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर से इस बाबत वार्ता भी की। पुलिस कमिश्नर ने लखनऊ में उनके एक कार्यक्रम की अनुमति लेने का हवाला दिया। सिसोदिया ने कहा कि यह तो बेहद ही शर्मनाक है कि आज जब हम सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने जा रहे थे तो हमें रोका गया। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार तो दमन पर उतर आई है, हमको यहाँ रोका जा रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए तो वह किसी भी स्कूल, बिजली घर या फिर अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री बीते 4 वर्ष से सिर्फ घूम ही रहे हैं। अब सिर्फ 1 वर्ष का समय बचा है। अगर 1 वर्ष में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या उनके मंत्री मेहनत करें तो प्रदेश की हालत की हकीकत जान लेंगे। उन्होंने कहा यहाँ की सरकार भी दिल्ली की केजरीवाल मॉडल सरकार की तरह काम करने का प्रयास करे। उत्तर प्रदेश में भी फ्री बिजली, पानी और शिक्षा दी जाती है। सरकार को इस पर काम करना होगा, लेकिन समय बेहद कम है। सिसोदिया ने कहा कि यूपी सरकार ने दिल्ली की आबादी और उत्तर प्रदेश के स्कूली बच्चों की संख्या की तुलना की थी। अब प्रदेश की यही आबादी योगी आदित्यनाथ सरकार को बाहर करने, केजरीवाल मॉडल की सरकार बनाने को बेताब है। यहाँ की सरकार एक्सपोज होने से डर रही है। इसी कारण जगह जगह पर बंदिश लगाई जाती है। स्कूल बेदहाल है तो अस्पतालों की हालत दयनीय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फरवरी में नहीं होगी सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं जनवरी-फरवरी में नहीं कराई जाएंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि फिलहाल जनवरी-फरवरी में होने वाली सीबीएसई की परीक्षाएं अब नहीं होंगी। परीक्षाओं पर फैसला आगे लिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक नई दिल्ली में शिक्षा संवाद के 22वें संस्करण में शिक्षकों के साथ लाइव बातचीत कर रहे थे।
इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा, बोर्ड परीक्षा, प्रवेश परीक्षा, मूल्यांकन के स्वरूप, शिक्षकों की ट्रेनिंग और शिक्षा संबंधी अन्य मुद्दों पर बातचीत की। इसमें देश भर के हजारों शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। उन्होंने कहा, मैं हमेशा से ही शिक्षकों के साथ बातचीत करने, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को समझने और उनके अनुसार काम करने के लिए उत्सुक रहा हूं। जब मैं शिक्षकों की बात करता हूं तो मैं एक शिक्षक के रूप में अपने प्रारंभिक वर्षों की याद ताज़ा करता हूं। मुझे याद है कि मैं और मेरे सहयोगी अपने छात्रों को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्हें अपने जीवन में प्रगति करने देखना अभी भी एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। शिक्षकों में पाए जाने वाला पैशन और कंपेशन अपर्याप्त है और यही कारण है कि एक शिक्षक अपनी भूमिका से कभी सेवानिवृत्त नहीं हो सकता। इस साल मार्च में कोरोना महामारी के व्यापक रूप से फैलने और लॉकडाउन के दौरान शिक्षण संस्थान अधिकतर समय तक बंद रहे और शैक्षिक गतिविधियां प्रभावित हुई। कई जगह ऑनलाइन कक्षाएं चलाई गई, लेकिन उसमें भी उपस्थिति कम रही। कई परीक्षाएं टालनी पड़ी और कई रद्द कर दी गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गरीबों किसानों से सस्ती बिजली का हक छीनना चाहती है सरकार। बिजली बिल को लेकर बरसे ओवैसी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के साथ साथ किसान बिजली कानून में प्रस्तावित संशोधन का विरोध कर रहे हैं। किसानों को डर है कि प्रस्तावित संशोधन से बिजली पर उन्हें मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो जाएगी। विपक्ष भी बिजली कानून में संशोधन का विरोध कर रहा है। AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि सरकार किसानों से रियायती दर पर बिजली का हक छीनना चाहती है। ओवैसी ने मंगलवार को अपने ट्वीट में लिखा, यह सरकार जो कहती है सच उसके विपरीत होता है। बिजली बिल के जरिए क्रॉस सब्सिडी से दूर करने का प्रस्ताव है। कई राज्य किसानों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं। यह बिल इसे बदलना चाहता है और किसानों को बिजली के लिए अधिक भुगतान करवाना चाहता है। उन्होंने अगले ट्वीट में कहा, मौजूदा वक्त में गरीब परिवार रियायती दरों पर भुगतान कर रहे हैं और इसकी लागत की वसूली औद्योगिक वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से की जा रही है। अब बीजेपी चाहती है कि किसान, गरीब लोग और अन्य घरेलू उपयोक्ता भी बड़े कारोबारियों की तरह ही भुगतान करें। दरअसल किसानों की चिंता सता रही है कि बिजली कानून में संशोधन के जरिए बिजली सब्सिडी की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की योजना है। सरकार ने सोमवार को कहा कि संशोधन को लेकर किसानों की चिंता का कोई कारण नहीं है। बिजली मंत्री RK सिंह ने NDTV को सोमवार को बताया, बिजली संशोधन विधेयक को लेकर किसानों का डर निराधार है। बिल में किसानों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव का कोई प्रावधान या प्रस्ताव नहीं है। किसानों को अब की तरह मिल रही बिजली सब्सिडी मिलना जारी रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बर्फीली हवाओं से बिहार यूपी में ठंड का प्रकोप जारी। लिपुलेख में -20 डिग्री पहुंचा पारा, जम गई कुटी यंगती नदी। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर तापमान 0 से नीचे चला गया है। कश्मीर में 40 दिन तक पड़ने वाली कड़ाके की ठंड यानी चिल्लई कला की सोमवार से शुरुआत हो गई। हालांकि इस बीच घाटी के न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हुई है। अधिकारियों ने कहा कि 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक शीतलहर कश्मीर को अपने आगोश में ले लेती है, जिससे इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ती है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस रहा। राजस्थान में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि राज्य के एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंट आबू में रविवार रात तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू में रविवार रात न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। पंजाब और हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से चल रही शीतलहर की स्थिति सोमवार को भी जारी रही। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे तक राज्य के सभी शहरों में कोल्ड डे या कोल्ड वेब का अलर्ट जारी किया है। उसके बाद के 24 घंटे भी स्थिति से ज्यादा सुधार के आसार नहीं है। पटना का अधिकतम तापमान 17.8 डिग्री दर्ज किया गया। गया का अधिकतम 20.6, भागलपुर का 21.2, जबकि पूर्णिया का 22.1 डिग्री सेल्सियस रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में बड़ी सियासी उथल पुथल, सिंधिया के 2 मंत्री और 11 विधायक। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी कांग्रेस के संदेही नेताओं ने ही आरोप से बचने के लिए एक स्वर में कहा कि यदि हमने चुनाव में पैसा लिया है तो जांच एजेंसियों ने अब तक नोटिस क्यों नहीं दिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान इसी लाइन पर आया है। इसको लेकर सरकार भी सांसद में है। दरअसल इस मामले में शिवराज सरकार के 2 मंत्री और 11 विधायक भी फंस रहे हैं, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। CBDT की रिपोर्ट में तत्कालीन कमलनाथ सरकार के मंत्री सहित 64 विधायकों के नाम हैं। इनमें से 13 विधायक रिपोर्ट आने से पहले बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। पार्टी बदलने के बाद भी उनके स्वर रिपोर्ट पर कांग्रेस जैसे ही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया उपचुनाव में आम सभाओं के दौरान बड़ी ही वीरता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ खून के आखिरी कतरे तक लड़ाई लड़ने की शपथ उठाते रहे हैं। इस तरह का बयान देते समय वह अपनी छाती को इतनी जोर से पीटते थे कि कई बार मंच हिल जाती थी।
राजनीति में रुचि रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि दागियों की लिस्ट में प्रद्युम्न सिंह तोमर और राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज सिंह सरकार में मंत्री बनवाया है। इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह पर लोकसभा चुनाव में 90 लाख रुपए मिलने के आरोप हैं। इस पर सफाई देने दिग्विजय सिंह ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उन्होंने कहा कि हर तरह की जांच के लिए तैयार हूं। साथ ही सवाल खड़ा किया, यह कैसी जांच है? अभी तक मुझे एक भी नोटिस देकर बयान नहीं लिए गए। दिग्विजय जैसा ही बयान सिंधिया के कट्टर समर्थक शिवराज सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दिया है। तोमर ने कहा, यदि लेन देन में हम शामिल हैं तो अब तक नोटिस क्यों नहीं दिया गया? शिवराज सरकार में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने भी कहा कि आरोप झूठे हैं, हर तरह की जांच के लिए तैयार हूं। करते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलन के समर्थन में आए बीजेपी नेता 36 नेताओं ने त्यागपत्र दे शहीद किसानों को दी श्रद्धांजलि। जी हां दोस्तों, पिछले कई दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में धरना दे रहे किसानों को पंजाब के भाजपा नेताओं ने भी समर्थन देना शुरू कर दिया है। इसके चलते किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि भेंट करते हुए रविवार को फिरोजपुर जिले के 36 भाजपा नेताओं ने अपने पदों से त्यागपत्र देने की घोषणा की। त्यागपत्र देने वाले नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि कानून किसान विरोधी हैं। हम सब लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि केंद्र सरकार इन किसान विरोधी काले कानूनों को रद्द कर देगी, मगर केंद्र सरकार किसानों के हितों को नजरअंदाज कर रही है। वे किसानों के साथ हैं और आंदोलन में उनका सहयोग करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि किसान विरोधी सभी काले कानून तुरंत वापस लिए जाएं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।